आज हम आयुर्वेद में सेटिका में आयुर्वेद चिकित्सा या पंचकर्म चिकित्सा का क्या योगदान हो सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रायः देखने में आता है कि गर्दन का दर्द, जिसको हमारे आयुर्वेद में मन्याशूल बोला गया है और मॉडर्न में उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोला जाता है। कमर के लिए हमारे यहाँ कटिशूल बोला जाता है, उन्हें लैम्बोसैक्रल पेन या बैक एक नाम से जाना जाता है। उसका जब और रूप आगे जाता है तो सियाटिका के रूप में आता है, उनके यहाँ सियाटिक बोला जाता है, हमारे यहाँ उसके लिए गृद्धसी शब्द आया है। गृद्धसी का मतलब होता है गिद्ध की तरह से चाल हो जाना। तो सियाटिका का पेशेंट अगर ओपीडी में एंट्री कर रहा है तो उसकी चाल से ही आपको लग जाएगा कि इसको सियाटिक पर पेन है। जनरली अब रोगी आएगा तो वो दोनों पैथी के पास जाता है, मॉडर्न चिकित्सक के पास जाता है जो आधुनिक चिकित्सा है, आयुर्वेद चिकित्सक के पास आता है। मॉडर्न चिकित्सक के पास जाता है तो क्या सलाह देते हैं, वो क्या करते हैं, उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि चिकित्साएं दोनों अच्छी हैं। कहीं मॉडर्न पैथी इमरजेंसी के लिए, सीवियर पेन के लिए बहुत सी चीज़ों में अत्यंत लाभदायक है। उसी तरह से जो हमारी आयुर्वेद चिकित्सा है वो चिकित्सा भी उससे अत्यंत लाभदायक है। जैसे अगर आपको दर्द हो जाता है तो हमारा सौभाग्य ये है कि हम लोग आयुर्वेद पढ़े हैं, हम इंटीग्रेटेड स्टडी मॉडर्न की भी करते हैं, आयुर्वेद की भी करते हैं। मॉडर्न वाले ये बोलते कि उन्हें ज्ञान नहीं है, हम ये कभी नहीं कहते कि हम आपके साइंस के पूरा जाना, लेकिन हम अपने बच्चों को मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों की कंपैरेटिव स्टडी कराते हैं। अब हमारे यहाँ हर शब्द के लिए नाम आया हुआ है, लेकिन जो दिखता है वो बिकता है। आज जो है, अगर एक सियाटिका का पेशेंट आता है, मॉडर्न पैथी के पास जाता है तो क्या करते हैं, वो एक सीटी स्कैन निकालते हैं, एक्सरे निकालते हैं और उसको देख करके वो पेशेंट को जैसा भी उनके पास ज्ञान है, जो भी उनकी अपनी मेडिकल साइंस बताती है उसके अनुसार बताते हैं। अब आयुर्वेद के पास आता है वही पेशेंट, तो आयुर्वेद का विद्वान पहले तो क्या करता, हो सकता है कि हम उसको देख के ओपीडी में घुसते आपको बता दें कि आपको सियाटिका हुआ है, सियाटिका के लक्षण हैं, तो दर्द कहाँ हो सकता है या डिजेनरेटिव पैथोजेनेसिस कहाँ है, उसको हम अंगुली से पीड़न करके भी बता सकते कि इस पॉइंट पे पेशेंट अपने आप बताएगा दर्द क्या है। अब नई टेक्नोलॉजी आई है, सीटी स्कैन है, एक्सरे है, तो मैं बता दूं दोनों चिकित्सकों को, मॉडर्न चिकित्सक जो हैं उन्हीं को बता दूं, हमारे यहाँ पहले बोला नाड़ी मूत्रम मलम जिह्वाद स्पर्शम दृग आकृति। तो नाड़ी, अगर आपको नाड़ी देखने आता है तो आपको ईसीजी जो नाड़ी में दिखेगा, अगर ईसीजी नाड़ी में ब्रेडिकार्डिया दिखेगा तो आपको ईसीजी में भी ब्रेडिकार्डिया आएगा। अगर नाड़ी में ट्रैकिकार्डिया दिखेगा, पल्स ज़्यादा दिखेगी तो ईसीजी में भी आएगा। हाँ, थोड़ा ईसीजी विस्तारवत नॉलेज हो गया कि बहुत सी चीज़ें को उन्हें ग्राफ से निकाल दिया, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आयुर्वेद का व्यक्ति उसको ना जाने। वो जो भी जिसने भी डेवलप किया उस टेक्निक को जानने का दोनों का अधिकार है। तो आपको अगर नाड़ी आती है, नाड़ी चिकित्सा आती है, तो आपको ईसीजी आना चाहिए। मल मूत्र की परीक्षा पहले क्या होती है, आँख से देख के बताया जाता था
बहुत सी परीक्षाएं आयुर्वेद शास्त्र में लिखी हुई हैं, उसके आधार पर करते। धीरे धीरे क्या हो, माइक्रोस्कोप डेवलप कर गया, तमाम प्रकार के हाई रेजोल्यूशन चीज़ें आ गई जिसको हम और विस्तार करके और मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। तो दृष्टि परीक्षा, ये बताइए, पहले हमारे यहाँ चश्मे नहीं लगाते थे, अगर चश्मा बन गया तो चाहे क्या चश्मा हम नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। तो आयुर्वेद का वैद्य को कोई ऐसी परीक्षा जो है दृष्टि परीक्षा है, दृष्टि को मतलब हाई विजुलाइजेशन हो गया तो आपको सीटी स्कैन, MRI स्कैन, एक्सरे जो भी है उसको आप और कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस की तरफ जा सकते हैं। उसके थ्रू जाने से क्या होगा, और आप विस्तृत ज्ञान उसका प्राप्त कर सकते हैं और प्रैक्टिकल रूप से हम बता भी सकते हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट आया कि नहीं आया। रही बात इस सियाटिका की, सियाटिका वहाँ जाता है, मॉडर्न वाले चिकित्सक क्या करते हैं, उसको पेन किलर देते हैं, जो भी कुछ देते हैं। लास्ट में कभी कभी क्या होता है कि वो बोलते हैं कि आपका कमर का ऑपरेशन करना पड़ेगा जल्दी से। इसमें किसी को छल्ले डालने को बोलते हैं, किसी को तमाम प्रकार के, मतलब सो मेनी, उतना हायर टेक्निक में हम नहीं जानते हैं, ये हम स्वीकार करते हैं। इसलिए नहीं जानते हैं कि अनभ्यासे विषम शास्त्रम, अगर मुझे करने का दिया जाए तो ऐसा नहीं, उनसे बेहतर भी हम कर सकते हैं। लेकिन जब वो चीज़ हमें करने को प्रमोट किया जाएगा तो हम धीरे धीरे करने लगेंगे। अब हम आप बात पे उस पर आ जाए, जब ऑपरेशन करने में खुद सक्षम है तो हम ऑपरेशन की बात ही नहीं करते। अब बिना ऑपरेशन को सियाटिका का इलाज कैसे करा जाए? एक आयुर्वेद चिकित्सक के पास आता है, पेशेंट पूछता है कि मेरी गर्दन में दर्द है, या मेरी कमर में दर्द है, या मेरे पैरों में पेन रेफर हो रहा है, पैर में फटन सी हो रही है, तो इसका क्या इलाज आपके पास है? आयुर्वेद में इलाज है। तो अगर रोगी इस तरह से आके पूछता है तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं हमारी कमी है कि हमने उसको अपनी विधा का पूर्ण ज्ञान नहीं दिया। शायद यही इसीलिए मुझे इसको आपको लाइव होकर वीडियो रिकॉर्ड करके बोलना पड़ रहा है कि पेशेंट आता है तो मैं रोगी को बताना चाहता हूँ कि जितना विस्तृत चिकित्सा मॉडर्न में है उससे कम विस्तृत चिकित्सा आपको आयुर्वेद में नहीं है। अब आयुर्वेद में आती है चिकित्सा, हमारे तरह हम चिकित्सा को दो अंगों में बांटते हैं, समन चिकित्सा, संशोधन चिकित्सा। समन चिकित्सा का मतलब होता है हमारा जो दोष डिपेंड करता है, वात पे करता है, पित्त पे करता है, कफ को करता है। वात क्या है? वात का मतलब किसी, हमारे यहाँ जो सप्त धातु का सिद्धांत है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अब सिंपल एक उदाहरण देता हूँ, रक्त में वात बढ़ गया। वात बढ़ने का मतलब क्या है भाई? वात बढ़ने का मतलब रक्त की जो नॉर्मल धातु होनी चाहिए, जितना HB होनी चाहिए, जितना प्लेटलेट होना चाहिए, जितना जो एक नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट है, उस नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट से अगर वो कम होने लगेगा तो रक्तगत वात वृद्धि हो जाएगी। उसी तरह से अस्थि में अस्थि धातु का जब क्षय होने लगता है तो हमारा क्या होता है? अस्थिगत वात वृद्धि हो जाती है। दूसरे दोष भी उसमें अनुबंध हो सकते हैं, हो सकता है पित्त अनुबंध हो सकता है प्रकृति के अनुसार कफ अनुबंध हो, तो उसी, लेकिन उसमें मेन दोष जो है वात ही होगा। तो वात की चिकित्सा करने के लिए हमारे यहाँ अनेकों औषधियों का वर्णन है। जो हम समन चिकित्सा देते हैं मेनली उसमें सब सर्वश्रेष्ठ औषधि है रसायन औषधि, जिसे हम कुपी पक्व रसायन बोलते हैं। कुपी पक्व रसायन का चमत्कारिक रिजल्ट आता है, लेकिन कुपी पक्व रसायन जो हमारे हैं ज़्यादातर क्या, बहुत से ऐसी मेडिसिन है जो 10 मिलीग्राम 20 मिलीग्राम में देनी होती है, 30 मिलीग्राम 50 मिलीग्राम 60 मिलीग्राम में, जो भी आपको वैद्य को अपने विवेक के अनुसार देना है। तो जिस भी देना चाहता है, एक रत्ती आधी रत्ती, लेकिन वो पता चला कि 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम के पैकेट में आती है, तो उसको क्या होता है 2-3 दवाएं मिक्स करके वो अपने वैद्य अपने अनुसार उसके डिस्ट्रीब्यूशन करता है, इसलिए उसे पुड़िया बनाना मजबूरी होती है। जैसे समीर पन्नग रस अगर हम किसी रोगी की लोग दें तो क्या रोगी समीर पन्नग रस की पुड़िया कर लेगा? नहीं कर पाएगा। जब वो नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? या तो ज़्यादा खाएगा या कम खाएगा। कम ज़्यादा खाएगा तो भी क्या होगा?
बीमारी को बढ़ेगा, शरीर को नुकसान करेगा, कम खाएगा तो भी नुकसान करेगा। अभ्रक वसम देनी है, 10 मिलीग्राम में आती है, 10 ग्राम में आती है, उसके बिना पुड़िया की डोज नहीं दी सकती। उसी तरह से अनेकों रस औषधि, रसायन औषधि हमारी ऐसी हैं कि जिनको अगर 2 रस औषधियाँ मिलाना है तो डोज आधी करनी भी पड़ सकती है। तो वैद्य का महत्व है, इसलिए मजबूरी में पुड़िया बनाना पड़ता है, पुड़िया बना के देना पड़ता है। तो हम उसको पुड़ियों के रूप में प्रॉपर डोजिंग करके दे दें। और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो योग्य वैद्य ना हो, जिसको पुड़िया का नॉलेज ना हो, शास्त्रोक्त नॉलेज ना हो, पुड़िया ना बनाए, क्योंकि वो बना करके और व्याधि को दुष्ट करेगा, वैद्य समाज को बदनाम करेगा। तो जिसको सम्यक ज्ञान हो, सबसे श्रेष्ठ औषधि है हमारी कुपिपक्व रसायन या रसायन औषधियाँ बोलते हैं। उसके बाद रस औषधि है, तीसरी भस्म औषधि है, चौथी हमारी हर्बल मेडिसिन है। ये उत्तरोत्तर सबसे ऊपर जो वाली है, जो सबसे श्रेष्ठ है। थोड़ा सा मैं भस्म चिकित्सा के बारे में जानूंगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि भस्म चिकित्सा नुकसान करती। कोई भी चिकित्सा ओवरडोजिंग और ओवरडोजिंग कम मात्रा या ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो नुकसान करेगा। उसकी डोजिंग करनी पड़ती है। जब तक सम्यक वैद्य नहीं हो तब तक वो डोज नहीं प्राप्त कर सकता, तो उसके दुष्प्रभाव आ सकते हैं। या सम्यक तरह से नहीं बनी है तो उसके दुष्प्रभाव आएंगे। हमारे शास्त्र में अनेकों जगह सम्यक भस्म के निरीक्षण परीक्षण, जब सही वैद्य होगा तो वो दोनों चीज़ें देख सकता है कि सम्यक वैद्य है, भस्म है कि नहीं, सम्यक डोज बनाई गई है कि नहीं। जब सब कुछ ठीक करके देगा तो चिकित्सा कभी भी नुकसान नहीं है। मैं तो 15 साल 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आयुर्वेद भी करता हूँ और मॉडर्न का भी मुझे उतने ज्ञान है, और अपने बच्चों को मैं उतने पढ़ाता हूँ। पुराने वैद्यों में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ उनकी चीज़ें जानो, लेकिन करो आप शुद्ध आयुर्वेद करो। जहाँ ज़रूरत है मॉडर्न चिकित्सक की ओपिनियन लो, उनको भी साथ लेके काम करो। अब अगर हम कोलोबरेट होकर एक साथ काम करें तो शायद बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट हम समाज को दे सकते हैं। लेकिन कुछ विडंबना है कि वो जानना नहीं चाहते, या हम उनको जानवा नहीं पाते, हम उनको समझा नहीं पाते, इसलिए वो ऐसी संभावनाएं हो नहीं पा रही हैं। उसके 100 में नहीं कारण है, आर्थिक कारण हो सकता है, बहुत से कारण है, तो उसमें हम ज़्यादा विस्तार से बताना नहीं चाहते। फिर भी दोनों आयुर्वेद को दोनों का ज्ञान रखना जरूरी है, तभी आप एक अच्छे चिकित्सक के रूप में काम कर सकते हैं। रही अब चिकित्सा का, मैं बोला कि आपने शमन औषधियों में ये 4 स्टेप आते हैं। किसी को हर्बल मेडिसिन से काम चलता, किसी को भस्मों से काम चलता, किसी को रस औषधि देकर चलता, किसी को कुपिपक्व रसायन या रसायन औषधियों से, जीरियाटिक्स मेडिसिन से हमारी काम चल जाता। लेकिन उसके इतर एक और भी साइंस है, हमारे दूसरा अंग है जिसको हम संशोधन चिकित्सा बोलते हैं। मेडिसिन के 2 पार्ट हैं बराबर, एक है समन, दूसरा है संशोधन। संशोधन चिकित्सा आती है पंचकर्म चिकित्सा के अंदर, जिसमें हम 5 दोष होते हैं, 3 दोष हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। तो तीनों की अलग अलग चिकित्सा बताइए। वात के लिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? बस्ती है। और बस्ती के साथ और भी तमाम छोटे छोटे कर्म हैं जो करे जा सकते हैं। जैसे अभ्यंग स्वेदन, जिसे आप लोग स्पा थेरेपी बना दिए, दैट इज नॉट स्पा थेरेपी। अभ्यंगा स्वेदना इज द आयुर्वेदा थेरेपी। वो किसी श्रेष्ठ वैद्य की देखरेख में होना चाहिए। छोटे मोटे कर्म तो आप घृत तेल वसा मज्जा से स्नेह बाह्य स्नेहन के तरीके हैं, वो पूर्व कर्म के रूप में जो होते हैं, और लेकिन वो चिकित्सा के रूप में भी यूज होते हैं। जैसे हमारा मन्या बस्ती है, कटी बस्ती है, एक सिंपल प्रोसीजर है, लेकिन माइल्ड जगह होने पर आपको आराम मिल जाता है, लक्षण एकदम समन हो जाते हैं। अगर उसके दर्द में स्टिफनेस खत्म होती है, लक्षण खत्म होता है, तो इसके मतलब उसमें कुछ न कुछ चेंजेज हो अवश्य रहा है। घुटनों के दर्द में अगर अभ्यंग स्वेदन से, नाड़ी स्वेद करने से लाभ हो रहा है, तो इसके मैंने घुटने के दर्द में कुछ न कुछ चेंजेज हो रहा है। उसको हम मेजरमेंट भले नहीं करके नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट है। तो उसी तरह से सियाटिका का ट्रीटमेंट जब वो पूछते हैं तो सियाटिका हो या गर्दन का दर्द हो, ये जनरली क्या है, दोनों एक इंडिकेट करते हैं कि हमारी अस्थिगत बात व्याधि है।
आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, पोरस हो रही हैं, उनके यहाँ विटामिन D3 कराओगे तो कम मिलेगा, BMD कराओगे तो हड्डियाँ पोरस मिलेंगी। इसका मतलब क्या है, उसी को हमारे यहाँ बोला गया अस्थिगत वात वृद्धि हो रहा है, मतलब नॉर्मल धातु उसमें से कम हो रही है। जनरली बच्चे का पैर नहीं दर्द करता अगर कोई पैथोजेनेसिस ना हो तो 50, 45, 50 के बाद दर्द की कंप्लेन आती है। किसी को ट्रोमेटिक हो गया है तो वहाँ अस्थिगत वात व्याधि होने का कारण ट्रोमा है। यंग एज में चोट लग गई बात तो उसने ध्यान नहीं दिया, बाद में जाकर सिएटिका डेवलप हो जाए, नी जॉइंट पेन हो जाए, सर्वाइकल हो जाए, या अश्रम या अतिश्रम। अश्रम माने बहुत ज़्यादा काम करना, अतिश्रम माने बहुत काम करना, अश्रम माने काम ही ना करना। सर्वाइकल की व्याधियाँ आज ज़्यादा, इसलिए ज़्यादातर कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर वर्क बढ़ रहा है। ज़्यादातर 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे लोग कंप्यूटर पर पढ़ने लिखने में लगे रहते, तो ये सर्वाइकल इसलिए व्याधि ज़्यादा डेवलप हो रही है। लो बैक पेन जो सियाटिका जैसे लक्षण हैं वो कभी ट्रोमेटिक हिस्ट्री होती है, बहुत से कारण हैं। उनके कारणों को विस्तार से वर्णन करूंगा तो उतना टाइम नहीं, लेकिन मैं ये शार्ट में ही बताना चाहता हूँ कि अस्थिगत वात व्याधि, अस्थिगत वात व्याधि को ट्रीट करने के लिए अब आपको चाहे समन चिकित्सा का पहले सहारा लें। समन चिकित्सा से ठीक होता है तो ठीक, नहीं तो उसके संशोधन की तरफ आइए। संशोधन की तरफ आकर के पूर्व तमाम छोटी छोटी चिकित्साएं पंचकर्म में भी हैं, जैसे बस्ती के जो है, जो ही मैंने बोला, लोकल अभ्यंग स्वेदन करा दीजिए, आराम पड़ जाएगा। मन्या बस्ती करा दीजिए, कटी बस्ती करा दीजिए, जिसको आप लंबोसैक्रा बोलते हैं, हमारे यहाँ कटी शब्द आया है। जिसको आप गर्दन बोलते हैं, सर्वाइकल बोलते हैं, उसे हमारे यहाँ मन्या शब्द आया है। ठीक है, तो मन्यासूल के रूप में है। मन्या हमारे यहाँ मन्यासूल का एक लक्षण है, लेकिन वो सूल क्यों हो रहा है, वो उसके कारण ही सर्वाइकल का ही मूल कारण माना जाता है। अब उसमें पहले हमें केवल पालपेट करके, टच करके, देख करके अनुमान था। अब अगर CT स्कैन है, MRI स्कैन है, जो भी कुछ आ गया उस टेक्निक को करके तो हमें भी जान लेते हैं कि भाई उसमें कहीं ना कहीं नर्व कॉम्प्रेशन कर रही है, कर रही है। सेकंड आता है कि हम उसकी पैथोजेनेसिस समझ गए कि वात वृद्धि है। उसमें वात के दोष का अनुबंध हो सकता है, पित्त का अनुबंध हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, कफ का अनुबंध हो सकता है। ये डिसाइड करना वात जो श्रेष्ठ वैद्य है उसका कारण है। शुद्ध वातिक है, वात पित्तज है, वात कफज है, पित्त कफज है, जो भी है आप अनुमान करते हैं उसके अनुसार ड्रग का सिलेक्शन करते हैं। उसी अनुसार आपको स्नेहन करना है, स्वेदन करना है, अभ्यंग करना है, मर्दन करना है, जो भी 100 में नहीं बहुत से पंचकर्म में है, कर्म है वो करे जाते हैं। सारे कर्म जो है इन्हें, तो बस्ती चिकित्सा जो है उसमें अर्ध चिकित्सा संपूर्ण चिकित्सा मानी गई है। अर्ध चिकित्सा क्यों है कि अर्ध चिकित्सा इसलिए है कि जो हमारे यहाँ शल्य कर्म से ठीक होने वाली चीज, हड्डी में अगर फ्रैक्चर हो गया तो पहले उसे शल्य चिकित्सक के पास आप भेजें। हाँ, सूल नहीं जा रहा है, उसमें मोशन नहीं हो, चल नहीं रहा, गति नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है, लास्ट में पंचकर्म चिकित्सा की मदद लेना है। सियाटिका का पेन हो रहा है, उसमें शल्य चिकित्सक में भेजना जरूरी नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा लगता है कि हम इसको कर सकते हैं, तो उसमें बस्ती चिकित्सा देने से बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट आता है। और मेरा प्रैक्टिकल अनुभव ये है कि 0 ग्रेडेशन के पेशेंट को, जिसको लगभग सभी चिकित्सालयों में, दिल्ली के सभी चिकित्सालय में वो जाके उनको एक ही ओपिनियन दिया गया कि आपको ऑपरेट कराना है, आपको ऑपरेशन कराना है, नहीं तो सर्वांग शून्यता हो जाएगी, सारे नंबनेस हो जाएगी। फिर उन्होंने क्या करा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सर्जिकल प्रोसीजर से और उसके व्यापक उनको बता दिए जाते हैं, तो उनने करा, हमारी चिकित्सा करी, पंचकर्म चिकित्सा मेरे अंदर गया, और आज वो बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए हमें कहेंगे कि जरूरी नहीं है कि आप हर में शल्य कर्म, जहाँ जरूरी, बहुत जरूरी हो शल्य कर्म, जहाँ कॉम्प्रेसिव पैथोजेनेसिस इतना है कि वो रिमूव नहीं हो सकती, उसको आप छोड़ के शेष में बस्ती चिकित्सा करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। या किसी श्रेष्ठ पंचकर्म चिकित्सक के अंडर होकर समन और शोधन चिकित्सा दोनों में शोधन लें। शोधन के रूप में शोधन और समन, बस्ती शोधन समन दोनों का काम करती है। बस्ती के अगर हम निरूहण बस्ती देते हैं तो शोधन का भी काम करती है, और अनुवासन मात्रा बस्ती, तमाम प्रकार की सोमनी बस्तियाँ होती है, यापन बस्ती है, अनेकों प्रकार की बस्तियाँ, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। सारा बताना जरूरी, मुकुल मिला करके लास्ट में है कि बस्ती चिकित्सा के किसी न किसी रूप को अपनाएंगे तो बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट आएंगे। और एक बार जब अगर उसको कर लिया तो वो पेशेंट अपने आप ही आपके
इस पैथी का पूर्ण रूप से सम्मान करना सीख जाएगा, सम्मान करेगा, क्योंकि जब जिससे आराम मिलेगा सम्मान तो अपने आप समाज में मिल जाता है। धन्यवाद।